नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पिछले 24 घंटे का पूरे देश भर की तमाम खबरों का आकलन करके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। पूरे देश की खबर बताएंगे। हम यह भी बताएंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी राम मंदिर पर शिलान्यास क्यों करने जा रहे हैं, उसमें शामिल क्यों हो रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है। मैं यह भी बताऊंगा कि राफेल से ज़्यादा राफेल का प्रचार महंगा है। जितना प्रचार इसका हुआ है 2016 से, उतने में कई राफेल खरीदे जा सकते थे। बहुत सारी खबरों का स्टॉक लेकर आया हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे हमारे मित्र कहते हैं तुम्हारा नेता कौन है, कभी किसी के बारे में बोल देते हो, कभी किसी के बारे में। मैं कोई कार्यकर्ता नहीं, पेड पत्रकार नहीं, मैं पक्षकार भी नहीं, मैं निष्पक्षता से बोलता हूं और जो लापरवाह है उसको लापरवाह बताता हूं, जो अच्छा है उसको अच्छा बताता हूं। इसलिए लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। हमारी जो दी हुई न्यूज़ होती है काफ़ी आकलन करने के बाद होती है। आप मुझे किसी दल का कार्यकर्ता अथवा पेड पत्रकार ना समझें। और मैं जो बताता हूं, जहां पे बहन मायावती जी सही होती है, मैं उनका भी पक्ष पुरजोर तरीके से रख देता हूं। जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद अच्छा काम कर रहे होते हैं, मैं उनका भी पक्ष रख देता हूं। और रही बात ये, केंद्र सरकार भी कई बार अच्छी अच्छी योजनाएं ले आती है, तो मैं उसका भी पक्ष रख देता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि 5 अगस्त को जो राम मंदिर का शिलान्यास है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उसमें शिरकत कर रहे हैं, पूजा पर बैठेंगे। पूरी दुनिया की और देश की मीडिया और कैमरे उनके सामने होंगे, लेकिन यह असंवैधानिक होगा। क्योंकि किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पूजा पर नहीं बैठ सकता, क्योंकि हमारा प्रशासन, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। और रही बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी एक भारतीय नागरिक के रूप में आस्था का अधिकार है। अब जब दो अधिकार क्लैश कर रहे हों, तो रास्ता ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अपना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर राम मंदिर का शिलान्यास कर लें, पूजा कर लें। जब पूजा करने के बाद वापस आएं, फिर अपना प्रधानमंत्री पद का शपथ ले लें, क्योंकि कैबिनेट उनके पास है। और ऐसा ही हुआ था जब नेहरू जी को कहा गया था कि सोमनाथ मंदिर का शिलान्यास करने के लिए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री हूं और प्रधानमंत्री पद जो है एक संवैधानिक पद है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हम किसी भी धर्म का जो है शिलान्यास नहीं कर सकते, पूजा पर नहीं बैठ सकते। यहां तक कि नमाज हो अथवा जो भी धर्म है उसमें हम शामिल नहीं हो सकते। रोजा, इफ्तार ये सब भी नहीं कर सकते प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, क्योंकि ये संवैधानिक पद है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को इस गरिमा को बनाए रखना चाहिए, लेकिन उनके साथ एक मजबूरी है, क्योंकि रात दिन योगी आदित्यनाथ जी को नींद नहीं आ रही है। आजकल वो रात में सो नहीं पा रहे। यूपी का माहौल खराब हो रहा है, अपराध बढ़ता ही जा रहा है। 2022 में बीजेपी सत्ता में वापस नहीं आने वाली है। इसका मूल कारण मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने काफी समीकरण बनाने की कोशिश की। खुद मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी, ब्राह्मण समाज के लिए शर्मा जी को उप मुख्यमंत्री बना दिया, और ओबीसी को समझाने के लिए मौर्य जी को उप मुख्यमंत्री बना दिया। कई बगैर चुनाव जीते अल्पसंख्यक नेता को भी उन्होंने मंत्री बनाया और पूरी यूपी का समीकरण साधने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये हाथ से फिसलता ही जा रहा है। मैं आपको प्रूफ कर देता हूं इसी वीडियो में कि ये क्या कारण बन चुका है। 2022 का जब चुनाव होगा, आपको क्या लगता है कि ऋचा दुबे जो विकास दुबे की पत्नी है और दिवंगत विकास दुबे जो इनकाउंटर में मारे गए, उनकी विधवा है ऋचा दुबे, अगर वह अपने सामने तख्ती लगाकर घूमे चुनाव में कि मैं विकास दुबे, ब्राह्मण विकास दुबे की विधवा हूं, मुझे सहानुभूति वोट चाहिए, क्या यूपी की जनता नहीं देगी? और यूपी की जनता क्यों नहीं देगी? आपको 2017 याद रखना चाहिए कि 2017 से पहले दयाशंकर सिंह जी ने अभद्र टिप्पणी की थी बहन मायावती जी के ऊपर।
और उनके ऊपर मुकदमा भी हुआ था। और उसके बाद बीजेपी ने क्या किया कि उनकी पत्नी स्वाति सिंह को चुनाव मैदान में उतारा, सहानुभूति वोट मिला और वो विधायक भी बनी। अब प्रश्न ये उठता है, विकास दुबे गैंगस्टर था, ऋचा दुबे तो गैंगस्टर नहीं है। अगर किसी अपराधी के बच्चे भी आपको सड़क पर भीख मांगते मिल जाएं, मानवता क्या कहती है, आप उसको जरूर कुछ न कुछ दे देंगे, कहेंगे इसका बाप गैंगस्टर था, वो पापी था, लेकिन इसका क्या कसूर। और पूरे देश में और पूरे यूपी में जो ब्राह्मणों की खलबली मची हुई है, ये आज की नहीं है। 1980 से लेकर अब तक यानी 40 साल से यूपी में ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद आपस में रस्साकसी हो रहा है। और ये शुरुआत होता है गोरखपुर से, जब हरिशंकर तिवारी को दबाने के लिए महंत अवैधनाथ और उनके जो चेले योगी आदित्यनाथ जी हैं, काफ़ी रस्साकसी करते रहे, दोनों तरफ से टसल चलता रहा। और बाद में 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो ठाकुरवाद की जीत हो गई। ब्राह्मणवाद कहीं न कहीं से अपने आप को तब से दबा हुआ पाया। और ये जो इनकाउंटर का दौर चला है, यह और आग में घी का काम किया है। अब प्रश्न यह उठता है कि शिलान्यास का और इस ब्राह्मणवाद से क्या संबंध है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि आम जनता राम मंदिर देखे, शिलान्यास देखे, और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की जो है इन बातों में उलझी हुई रहे, राम मंदिर में उलझी हुई रहे, और ये जनता भूल जाए कि यूपी में हमने क्या क्या किया है। बहुत सारी बातें हैं, शर्मा जी को उप मुख्यमंत्री बनाना, हमारे मोदी जी वहाँ पर शिलान्यास करेंगे, जो वहाँ पे बनाया जाएगा राम मंदिर। बगल में कह रहे हैं कि कार सेवक जो शहीद हुए थे, शहीद तो हम नहीं कह सकते हैं, कैजुअल्टी थी, क्योंकि ना मस्जिद शहीद हुआ था ना कार सेवक शहीद हुए थे। हम इसमें शहादत वगैरह नहीं मानते, क्योंकि राष्ट्र के लिए जो जान दे उसको आप शहीद कह सकते हैं। जब जो दो धर्म, दो संप्रदाय आपस में भिड़ जाता है तो उसको आप शहीद नहीं कर सकते। लेकिन उसका भी कार्यालय बनेगा और मीडिया का भी कार्यालय बनेगा, क्योंकि मीडिया ने बड़ा अहम रोल निभाया है। बिल्कुल गा गा कर इनकी कविता सुनाई है कि ये कितना बड़ा बड़ा काम किए हैं। नोटबंदी को मीडिया ने दबाया, लॉकडाउन को मीडिया ने दबाया, कोई भी जो घटनाएं होती है देश को उसमें मीडिया दबा देती है और राम मंदिर को ऊपर ले आती है। मीडिया इनका सच्चा साथी है, और उसके लिए तो मीडिया हाउस तो बनना चाहिए ना अयोध्या में। और रही बात ये कि आरएसएस का दफ्तर भी बना रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें बना रहे होंगे। अगर आप भी कुछ सहयोग देते हैं तो आपका भी दफ्तर बन सकता है अयोध्या में। ये वहाँ की नीति है। चलिए, आप ये कह सकते हैं कि मैं आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं आकलन आपको बता रहा हूँ। आप यह भी सोचते होंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चाइना मामले में चुप क्यों हैं। आज शाम का डिबेट देख लीजिएगा, केवल और केवल राफेल के ऊपर डिबेट होगा। 4 पॉलिटिकल पार्टी के जो है कार्यकर्ता बैठे होंगे और चारों अपने आप को कहेंगे कि शायद वो फाइटर पायलट का कोर्स किए हुए हैं। हमारे देश के जो संबित पात्रा जी हैं वो साइंटिस्ट भी हैं, फाइटर पायलट भी हैं, हर प्रकार का जो है उनमें योग्यता भरी हुई है। बिल्कुल हाथ फैला फैला के कहेंगे राफेल इधर से मारेगा, राफेल उधर से मारेगा, और इस तरह की वो बातें करेंगे और सामने यही डिबेट होगा। इसलिए मैंने कहा कि जो टीवी के ऊपर राफेल के ऊपर जितना दिखाया गया, अगर आप 10 सेकेंड के हिसाब से उसका कॉस्टिंग करें तो कई राफेल खरीदा जा सकता था। ये सब क्या है? जनता को भुलाना। और आप अगर ये सोचते होंगे कि इंडिया के पास इतनी ताकत है, इतना गाते हैं, तो ये हमला क्यों नहीं करते हैं? थोड़ा थोड़ा जो है उठम बजरी भी कर लें, आपस में जो हाथापाई भी कर लें, वो भी नहीं करते हैं। ये कब करेंगे? ये करेंगे अक्टूबर महीने में। अक्टूबर महीना बिल्कुल सही है, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और राष्ट्रवाद जो है चरम पे होना चाहिए। क्योंकि राफेल अगर गोला हिट करेगा तो जीत किसकी? देश का नहीं, बीजेपी की। क्योंकि हर बात में ये बीजेपी ले आते हैं। सेना कोई कमाल करता है तो जीत किसकी? बीजेपी की। तो इसलिए अक्टूबर में अगर ये टसल हो जाए चाइना के साथ तो बिहार में तो एनडीए की जीत पक्की है। राष्ट्रवाद घन घनाएगा, लोग दबा के वोट देंगे कि असली राष्ट्रवादी ये है, देख लो। बिल्कुल चीन के बॉर्डर पे खड़ी है, और चीन जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी है, तो जाहिर सी बात है बिहार के जितना भी कम्युनिस्टवा सब होगा उसको तो भगा लेंगे।
और रही बात ये कि जो विपक्ष है, तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, जीतन राम मांझी, ये तो डगरा पर के बैगन हैं। ये कब कहाँ लुढ़केंगे कोई गारंटी नहीं। ऐसे जीतन राम मांझी अपना जुगाड़ फिट कर रहे हैं, किसी तरह नीतीश जी के बगल में बैठने को मिल जाए। वो एनडीए में अपना व्यवस्था साधने में लगे हुए हैं। बिहार का जो बहुजन नेता है, मैं उनको कह सकता हूं कि कब किस पाले में जा सकते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं। और आखिर में जिस दिन नामांकन होगा उससे 2 दिन पहले इनका गठबंधन फाइनल होगा। और कहने की बात यह है कि बहुजन समाज के जो नेता हैं बिहार में, खास करके कांग्रेस पार्टी वाले उनको जो है एक सम्मोहन मंत्र डाले हुए हैं, उलझा के रखते हैं, ये कठपुतली हैं उनके। और इस वजह से बिहार में विपक्ष नहीं आने वाला है। फिर से नीतीश सरकार होगी, उधर चाइना इंडिया भिड़ जाएगा और नीतीश और ये जो है एलजेपी बीजेपी सब साथ होंगे। इनका सारा व्यवस्था फिट है, ये दोबारा फिर सत्ता में आ जाएंगे। बाढ़, कोरोना सब भूल जाएगी जनता, नहीं भूलेगी तो भुला दी जाएगी। ईवीएम सीवीएम सब सेट कर लेंगे। और इसलिए सत्ता पे ये काबिज हैं बहुजन समाज के लोग, जो डिप्रेस क्लास हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज, इनको इनकी सारी की सारी चक्रव्यूह समझ में ही नहीं आता। आपको तो हंसी तब आएगी कि दिल्ली में जो कोरोना संक्रमण का 88% रिकवरी रेट है, और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि दिल्ली का कमान हमने संभाल लिया, इसलिए रिकवरी रेट बढ़ गई है और दिल्ली कोरोना मुक्त हो रहा है। बीजेपी ने इनको कमान दिया है, बीजेपी पार्टी के लिए जो है संभालने के लिए। जनता ने तो केजरीवाल जी को दिया है दिल्ली का कमान। ये ऐसा क्यों बोलते हैं? ये बिहार का कमान क्यों नहीं संभाल लेते हैं? बिहार में बुरा हाल है। और वहाँ छोटे मोदी भी हैं, सुशील मोदी जी, जो जब पिछली बार बाहर आया था तो नेकर पहन के 2 अटैची लेके अपनी फैमिली को लेकर साथ में चल दिए थे, और जो राज्य की जनता थी उसको भूल गए थे। तो उस वक्त बीजेपी कहाँ थी और नीतीश कुमार जी कहाँ थे? नीतीश कुमार जी तो एक अन्य मार्ग से बाहर निकलते ही नहीं हैं। हाँ, तेजस्वी यादव जी हल्ला गुल्ला करते रहेंगे, पप्पू यादव जी ट्रैक्टर घुसा देंगे उस बाहर के पानी में और पैकेट सैकेट बांटते रहेंगे। लेकिन इनका जो विपक्ष है इतना बिखरा हुआ है कि वोट का समीकरण नहीं बन पाता। और बीजेपी वाले अपना अटैची बांधने में बहादुर हैं, ये भागने में भी बहादुर हैं। मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, अपने अपने बच्चे को लेके फ्लाइट में बैठेंगे, दिल्ली आ जाएंगे। प्रश्न ये उठता है, इस देश की जनता के लिए कौन सोचेगा जब तक आप जागरूक नहीं होंगे? क्योंकि मैंने कई बार कहा कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप सपोर्ट कीजिए इन चैनलों को, और ख़ास करके मैं जो आपको बताता रहता हूं, बिल्कुल सटीक न्यूज़ बताता हूं, आप टाइम निकाल के हमारे चैनल को सर्च मार लिया करें। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, फिर हम आपको सटीक खबरें लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।